सुप्रभात विद्यार्थियों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं और संविधान की विशेषताओं में हमने कुछ विशेषताओं को कल पढ़ लिया था। आज उससे आगे की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हमारे संविधान में समाहित हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो विशेषताएं पढ़ेंगे निम्न प्रकार से है। हमने कल जो विशेषताएं पढ़ी वो विशेषताएं थी लिखित एवं निर्मित संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संविधान। आज अगली जो विशेषता आती है भारतीय संविधान की, वो आती है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था? जब तक हम संसदीय व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम अगली विशेषता अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो प्रिय छात्रों, आज हम सबसे पहले संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं या संसदीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से संविधान निर्माताओं ने ली गई है और संसदीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो एवं सरकार और देश का प्रधान अलग अलग व्यक्ति हो, उसे हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। या हम सरल से सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, ऐसी शासन व्यवस्था को ही हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आपको संसदीय शासन व्यवस्था की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका
कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाब दिए हो, उस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं या संसदीय शासन किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, उस व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जवाबदेह हो, उस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो आपको संसदीय व्यवस्था समझ आ गई होगी। ये हमारे भारतीय संविधान में अगली विशेषता आती है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन को अपनाया गया है, जिससे कि कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रह सके, उनकी मनमर्जी पर ब्रेक लग सके, अनुशासित रह सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था का समावेश भारतीय संविधान में किया है। क्योंकि हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है, अर्थात लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका निम्न सदन भी होता है। तो संसदीय व्यवस्था अपनाने के पीछे हमारे जो संविधान निर्माता जो था या संविधान निर्माता जो थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए, व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, तभी जाकर के सुशासन दे सकते हैं। अगली जो विशेषता आती है वो आती है मौलिक अधिकार। अब देखिए, मौलिक अधिकार हमें इन मौलिक अधिकारों के बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार मौलिक क्या है भाई? हमारे संविधान में जो व्यवस्था की है वो मौलिक अधिकारों की है। अर्थात अन्य देश के संविधानों में चाहे मौलिक अधिकार है या नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं, किसे कहते हैं मौलिक अधिकार। जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो हमारा विकास हो सकेगा। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार क्या हैं, संविधान की जो ये विशेषता है इसके बारे में चर्चा करें। मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो वो अधिकार या वह अधिकार जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाते हैं या किए जाते हैं एवं राज्य जिन्हें लागू करता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो समझे आप, मौलिक अधिकार क्या हैं? वो अधिकार या ऐसे अधिकार जिनसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हो, जिन्हें संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है और राज्य के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत में हमारे पास मूल अधिकार नहीं थे। मूल अधिकार नहीं होने के कारण हमारा सामाजिक विकास, हमारा व्यक्तिगत विकास, हमारा मानसिक विकास, ये सभी बाधित थे। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए या मूल अधिकार दिए। इन मूल अधिकारों के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मैं कहूं का चहुमुखी विकास हो सके और इनका हनन होने पर वो न्यायालय की शरण ले सके। ध्यान रहे, सरकार के 3 अंग होते हैं और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं वो देखिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है इन मूल अधिकारों की रक्षा करना। अब देखिए, हमारे संविधान के द्वारा, मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए थे। नंबर 1 का जो मूल अधिकार है वो है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार। देखो, समानता के मूल अधिकार की जो व्यवस्था की गई वो 14 से 18 में है। अनुच्छेद
जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं और संविधान की विशेषता में आता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 7 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां जो मूल अधिकार था, 7वां मूल अधिकार सातवां मूल अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 मूल अधिकार बचे हैं। वर्तमान में छह मूल अधिकार भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 1, समानता का मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का मूल अधिकार
नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार वर्तमान में हमें प्रदान किए गए हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार मैंने आपको पहले भी बताया कि वे अधिकार जिनसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं एवं राज्य द्वारा उन्हें लागू किया जाता है, सरकार के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। अर्थात चहुमुखी विकास व्यक्ति का होता है, वो अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अब देखिए 7 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए थे मूल संविधान के द्वारा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां जो मूल अधिकार 7वां जो मूल अधिकार